तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबारा मालवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉडकास्ट लो में। और आज हम बात करने वाले हैं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विवेक दुबे सर से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार भाई अंबारा। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज के जो युग में है बेरोजगारी इस तरह बढ़ती जा रही है और सरकारी नौकरी के लिए लोग काफी मशक्कत कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही और आपने जो है जिला शिक्षा अधिकारी के पद को आपने स्वेच्छा से त्याग दिया, तो सर इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आपको आर्थिक आवश्यकता न हो और समय के लिए सामाजिक क्षेत्र में अगर आपके पास और भी रास्ते हो और साथ ही अगर आपको जो कार्य कर रहे हो उस कार्य में मजा ना आ रहा हो तो कार्य छोड़ देना चाहिए। सामान्यतः आदमी नौकरी इसलिए करता है कि उसके आर्थिक पूर्ति और जीविकोपार्जन उसके वेतन से होता है। परमपिता परमेश्वर और पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरे साथ इस तरह की कोई समस्या मुझे प्रतीत नहीं हुई। पुत्र और भतीजे जो हैं वो सब अपने अपने रोजगारों पे लग गए और मेरे पास खेती और पूर्वजों की प्रॉपर्टी अच्छी थी और नौकरी के जो वर्तमान के तनाव तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तनाव से पलायन करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है। एक जैसा टाइप कार्य और जिसमें 24 घंटे का समय था और उसमें संतुष्टि मुझे कहीं ना कहीं नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे को कार्य को जितना समय देना चाहिए उतना मैं दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अन्य भी सामाजिक दायित्व तो मेरी तरफ है। तो जो सबसे कमजोर कड़ी थी वो मुझे मेरे जीवन में नौकरी ही लगी तो मैंने उसे त्यागना उचित। 30 नवंबर 2025 को आपने जो है रिजाइन किया था, उसके बाद से सर आज तक वो पद खाली है, किसी को प्रभाव दे रखा लेकिन स्थायी नियुक्ति नहीं हुई। उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण हो सकते हैं? मैंने 20 सेशन में पद छोड़ा था और जब भी नियुक्तियां और स्थानांतर होते हैं वो ग्रीष्मावकाश में होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जिनको चार्ज दिया था वो एक अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने डीपीसी का कार्य लंबे समय तक किया और अभी विगत 7 दिन पहले पोस्टिंग हो गई है। सीओ से सहायक संचालक मैडम आई है जिनको यहाँ डीओ का चार्ज दिया गया, जिन्होंने 1 तारीख को कार्यभार ग्रहण भी कर लिया जो मेरी जानकारी में है। तीसरा सवाल ये है कि एमपी में जो है लड़कों का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, मतलब 9वीं 10वीं के बाद स्कूल लड़के ज्यादा छोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसके मतलब कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए शिक्षा विभाग? यह जो ड्रॉप आउट है आंकड़ों में लड़के लड़कियों का मेरे को अलग अलग जानकारी नहीं है, पर जैसा आप बता रहे तो ये जिम्मेदारी खाली विभाग की नहीं है, विभाग के साथ साथ पालकों की भी है। बच्चे आजकल कम समय में ज्यादा पाना चाहते हैं और हर चीज का शॉर्टकट करते हैं और फंतासी आइडियल बना लेते हैं, मतलब काल्पनिक अपने आदर्श बना लेते हैं। उन आदर्शों की पूर्ति करने के लिए ये इनके प्रकरण आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके लिए कई चीजें हैं, जैसे इंटरनेट मीडिया भी एक अपने ठीक नहीं है, कई इंटरनेट पे खेल है। तो इन कारणों से और फिर जो बेरोजगारी है तो उनमें निराशा हताशा तो है थोड़ी सी, पर इसमें मेरा ये कहना पड़ता है कि ये भी एक पलायन है। जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि नौकरी छोड़ना भी एक पलायन होता है, तो मैंने पलायन नहीं किया, मैंने समय सीमा और अपने आप को समय देने के लिए नौकरी छोड़ी और जितनी नौकरी करी थी उससे मैं संतुष्ट था। किसी प्रकार बच्चों को भी अपने पढ़ाई से पलायन नहीं करना चाहिए, तो ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। मैंने अभी 4 वर्ष, मुझे मालूम था मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो अभी 4 वर्ष पूर्व मैंने पीएचडी और 1.5 और 2 वर्ष पूर्व मेरी पीएचडी पूरी हुई, जो आपने मुझे प्रारंभ में संबोधन दिया डॉक्टर विवेक दुबे। तो ये डॉक्टरेट मुझे मात्र 2 वर्ष पूर्व मिली, जो मैंने अपने जीवन के 58 वर्ष पूर्ण होने पर प्राप्त करी। तो ज्ञान तो प्राप्त करना चाहिए। फिर हर बेरोजगार युवक ये क्यों सोचता है कि मुझे नौकरी चाहिए और नौकरी में भी शासकीय नौकरी चाहिए, यह सोच गलत है। हम नौकरी देने वाले भी तो बन सकते हैं। अब नौकरी देने वाले का अर्थ ये नहीं है कि उद्योग लगाए 500-700 को लोग बनाए, एक छोटी सी दुकान डालें और उसमें एक सेल्स बॉय रख ले, ये भी तो एक तो नौकरी दी आपने। आप एक बड़ा ठेला लगा ले और 2 सहायक और ले ले, ये भी तो आपने नौकरी दी। पर हम श्रम से और संकोच में ये कार्य नहीं करते हैं, जिसमें अपना व्यवसाय ज्यादा कमाई देता है बनिस्बत शासकीय नौकरी।
आप जब जिला शिक्षा अधिकारी थे, पासिंग परसेंटेज जो थे बहुत अच्छे थे। आप हमारे गांव में भी प्रिंसिपल रहे हैं, मैं आपसे पढ़ा भी हूँ आपके कार्यकाल में। तो सर उस टाइम जो है सरकारी स्कूल अच्छे चल रहे थे, मतलब ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अभी खराब है, लेकिन अभी क्या है बहुत सारी जगह प्राथमिक शालाओं में टीचर नहीं है, या कहीं कहीं बहुत सारे टीचर है जहाँ बच्चे नहीं है, 5-6 बच्चे और 5-6 जो टीचर है, तो ये जो कमी है। शिक्षकों की कमी तो शुरू से बनी हुई थी जी। और अब तो अतिथि शिक्षक प्रारंभ हो चुके विगत 10 वर्षों से। जी। तो अपन ये कहते हैं कि शिक्षकों की कमी है, तो वो विभाग में शिक्षकों की कमी जरूर है, परंतु अपने संस्था में शिक्षकों की कमी नहीं। विभाग में मतलब स्थायी शिक्षकों की कमी है, पर अतिथि वो काम कर रहे हैं। हाँ। तो बच्चों को पढ़ाने वाले सभी विषय के शिक्षक तो उपलब्ध है। कहीं न कहीं कुछ नीतियां, कुछ पालकों की सजगता और कुछ शिक्षकों का आपसी तालमेल अथवा एक है उनकी मानसिकता, है तीनों चारों कारण हैं। मतलब बच्चे भी रुचि कम लेंगे, शिक्षक भी रुचि कम देंगे और कुछ संसाधनों की भी कमी। इन कारणों से शासकीय विद्यालय पिछड़ रहे हैं। फिर भी मैं गर्व के साथ कहूंगा कि अपना जो जिला है शाजापुर, इसके शासकीय विद्यालय अशासकीय विद्यालयों को टक्कर देते हैं। वो वाली सांदीपनी विद्यालय हो, पीएमसी विद्यालय हो, और कुछ विद्यालय ऐसे जो न सांदीपनी है न पीएमसी है। जैसे आपका एक का नाम आपने लिया भरत, इस तरह अपना मोना है, चोमा है, दुपाड़ा है, अभी नया नया दुधाना भी ठीक काम कर रहा है। मेवासा ने इस साल रिजल्ट जरूर कम दिया, पर मेवासा का काम बहुत अच्छा है। पांडली काली दिन अपना अच्छा रिजल्ट है। मैं अपने जिले में 25 स्कूल ऐसे सरकारी गिना सकता हूँ 112 में से, जो अशासकीय की स्थिति में ज्यादा है। तो वहां पे भी शिक्षक है। एक मोहम्मदपुर मचना ही है जो न पीएमसी है न कुछ है। 100% रिजल्ट चौथे साल में उस विद्यालय ने दिया। वहां एक बोर्ड लगा रखा है कि जो भी व्यक्ति पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन कराना चाहता है वो इस विद्यालय में प्रवेश न देवे, फिर भी वो 100% रिजल्ट देता है। तो शिक्षकों में एकजुटता, शिक्षकों में बच्चों को लेकर ये भाव होना चाहिए कि बच्चे मेरे, तो परिणाम आता है। और शाजापुर जिला इस मामले में ठीक है। फिर भी हाँ, प्राइमरी स्कूलों की अपने यहाँ स्थिति खराब है, और अपने यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है, और हर साल भवनों की रिपेयरिंग होती है, पर नए भवन में क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सुधार निर्माण, सुधार निर्माण, खराबी, ये चलता रहता है। सर आपको मतलब रिजाइन करे हुए अभी 7-8 महीने हो गए होंगे लगभग, तो आप मतलब किसी स्कूल को मिस करते हैं या कोई टीचर को आप मिस करते हैं क्या? शिक्षकों को तो मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सब लगभग मेरे से मिलने आते हैं, जिनसे मेरे को स्नेह है। ये है लगभग रिटायरमेंट के बाद में 45 संस्थाओं में जा चुका हूँ। उन्होंने मुझे विदाई कार्यक्रम रखे थे, इस कारण जा चुका हूँ। कुछ शिक्षक तो अभी भी बुलाते, पर मैंने उनका आग्रह करा कि मुझे काफी समय हो गया, इसलिए संस्था में न बुलाना चाहिए। 8 तारीख को भी शुजालपुर में लगभग 50 शिक्षकों ने कार्यक्रम रखा मुझे जाना। तो ऐसे कार्यक्रमों के कारण विवाह समारोह में, अन्य कार्यक्रमों में शिक्षकों को तो मिलना रहता है, पर मेरी भी मूल प्रवृत्ति विद्यालय में रह के नवाचार करने की थी। उसे निश्चित में कुछ रूप से मिस कर रहा हूँ। परंतु जो मेरे अन्य प्राचार्य के जिन्होंने मेरे साथ काम करा या जिनसे मैंने कुछ सिखाया, उन्होंने मुझसे कुछ सीखा, वो आज भी मुझसे मिलते रहते हैं। कोई नया नवाचार करते मुझे फोन करके बताते रहते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो भी सुधार उसमें लगता है मेरे अनुभवों के कारण, मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा नहीं है, पर अनुभव लंबा है और सब पदों पे काम किया, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको समझता हूँ, तो उनको बताता हूँ। वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और मुझे फिर फोटो भेजते हैं कि सर आपने बताया था, हमने कर लिया। तो कहीं ना कहीं में इनडायरेक्ट अभी भी जुड़ा होगा। अच्छा सर, आपके कार्यकाल में आपने कोई अच्छा, ये वैसे तो आपने सारे ही काम अच्छे किए होंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन कोई सबसे ज्यादा अच्छा काम जो आपने बदलाव किया हो? अब ऐसे किसी कार्य का मैं मेरे कार्य का आकलन कैसे करूं? तो हर कार्य मैंने अच्छा ही किया है, शायद मेरी निगाह में, पर मेरे साथियों की निगाह में, प्रशासन की निगाह में शायद वो ठीक भी नहीं हो। पर फिर भी अगर मैं स्मरण करता हूँ तो वर्षों से हमारे शिक्षक साथियों के क्रमोन्नति जो 12 साल, 24 साल, 30 साल, 35 साल के निकलते हैं, वो नहीं निकले थे। तो लगभग 3500 आदेश निकालना सहज नहीं होता है, वो मैंने करा। लगभग 37 CR पूर्ण करवाई। तो शिक्षकों को जो उनके लाभ है वो दिए, शिक्षा में पारदर्शी दिए। फिर लोगों को जो दिखता है वो याद करते हैं। तो शाजापुर का जीर्ण शीर्ण जिला शिक्षा कार्यालय था,
आज प्रदेश का शायद सबसे व्यवस्थित और ISO शिक्षा कार्यालय शाजापुर का है। फिर अपना जिला पहला था जिसमें 6 ही स्कूल PM राइज जो हैं उनमें वाहन व्यवस्था हो गई पूरे प्रदेश में, पहला शाजापुर। और सबसे पहला भवन भी अपने को बुलाना के रूप में, जो तात्कालिक उस वक्त मंत्री जी थे माननीय इंदर सिंह जी परमार, जो वर्तमान में भी उच्च शिक्षा मंत्री, उनके क्षेत्र गुलाना में, तो गुलाना ऐसे स्थान का चयन किया गया जहाँ न बस कनेक्टिविटी है न ट्रेन कनेक्टिविटी, बिल्कुल इंटीरियर है, जो अनुसूचित जाति जनजातियों का गढ़ है। तो ऐसे बच्चों के लिए और खास करके कंजर समाज के बच्चों के लिए तो एक बहुत अच्छी अभिनव पहल हुई। मेरा सौभाग्य था कि जब वो प्रारंभ हुआ उस वक्त मैं जिला शिक्षा अधिकारी। अभी का एक तत्कालीन मामला है शाजापुर के CM राइज स्कूल में, परसों शायद एक बच्चे का हाथ मुड़ गया था, किसी गिर गया था, जो भी है। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने बोला कि जब तक प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे इनको अस्पताल नहीं ले जाया जाता। तो क्या ये जरूरी है या गलत? न ये जरूरी है और न ये गलत है। एक्चुअल में क्या है, इस वक्त मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं किसी को बचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। CM राइज इसी वर्ष वहाँ पे शिफ्ट हुआ और बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा भवन है। और ये घटना दौड़ने भागने में हुई। और जहाँ तक मुझे समाचार पत्रों के द्वारा ऐसा मालूम पड़ा, उस वक्त जो तात्कालिक वहाँ पे एक सरपंच साहब पहुंचे थे जो मेरे अनुज है लुधियाना के, उनने भी फोन करके बताया था। तो गलत फहमियों में ही हो गया। पर हाँ, संस्था प्रमुख से पूछकर ही करना चाहिए काम। पर संस्था प्रमुख अगर विद्यालय में नहीं है तो जो भी प्रभारी है उसको पूछना भी नहीं है। अच्छा। उनको बता के ये काम किया जा सकता है। तो वो फोन पे भी बताया जा सकता था और करा जा सकता था, और शायद उन्होंने ऐसे करी। और वो भी शिक्षक भी एकदम घबरा जाते हैं जब ऐसी कोई घटना हो जाती है। और फिर बाद में सरपंच और विद्यालय के शिक्षक ले गए और वो काम हुआ। तो इसलिए सरपंच ने भी जागरूकता करी, अच्छा है, और शिक्षकों ने भी करा। और 10-5 मिनट 15 मिनट इस चक्कर में खाली विलम्ब हुआ होगा, पर वो नया स्कूल है, नया सेटअप है, तो गलत फहमी में भी हो जाता है, ये काम हो जाता है। सोने से पहले 3 काम जो करने चाहिए। सोने से पहले हाथ मुंह धोना चाहिए और 2 मिनट परमेश्वर के सामने 3 बार हमने क्या किया, मेरे दिन का आज सार्थक रहा के, ये स्मरण करना चाहिए। और परिवार में है और घर में तो घर के सारे दरवाजे खिड़की देख करने चाहिए बंद करके सुरक्षा के साथ। सर छोटी उंगली से किए जाने वाले 3 काम कोई? छोटी उंगली से कई जगह पूजन में भी उंगली का उपयोग किया जा सकता है। फिर क्योंकि शिक्षक हूँ तो बच्चों को जब लघु शंका आती है तब छोटी उंगली का वो लोग उपयोग करते हैं। और जग के पालनहार श्री कृष्ण ने इस उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिन्होंने समाज जन को आश्रय प्रदान किया। क्या बात। तो ये दिखने की छोटी उंगली है पर ये काम बड़े हैं। मतलब छोटा बड़ा परमेश्वर ने हर अंग को साइज में बड़ा छोटा करा है और सबका समान महत्व है। इसी प्रकार समाज में भी वर्ग हैं। ये काल्पनिक बात है कि ये वर्ग छोटा है बड़ा है, सबका समान महत्व है और सबकी समाज में सहभागिता समान। ये भी परमेश्वर के नहीं बना। कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम जो आप चेक करके जाते हैं? मैं सामान्य से खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके जाता हूँ, तो गाड़ी के सारे पार्ट करके जाता हूँ। परमेश्वर को हाथ जोड़कर माता जी के साथ में यहाँ रहता हूँ, तो माता जी को चरण स्पर्श करके। आपकी जर्नी, ये शिक्षा लाइन की जो जर्नी है आपकी, वो किस तरह से रही? क्या क्या कठिनाइयाँ आई है? मैं व्यावसायिक परिवार का था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शिक्षक बनूंगा या शिक्षा विभाग करूंगा या नौकरी करूंगा। परिवार बड़ा था, कुछ मित्र उज्जैन पढ़ने गए, उनके साथ में भी चला गया, खाली इसलिए कि घर पे न रहना पड़े, थोड़ा बाहर रहेंगे। तो युवा अवस्था से पहले तरुण अवस्था रहती है, किशोरावस्था जिसको हम बोलते हैं, उस अवस्था में मैं उज्जैन पढ़ने चला गया। वहाँ संगत शायद थोड़ी अच्छी मिल गई तो अपने आप में बहुत परिवर्तन हुआ और थोड़ा पढ़ाई के प्रति ललक हुई। डिग्री मिल गई, मित्रों ने फॉर्म भरा दिया, नौकरी लग गई, अपने जिले में नौकरी लग गई। पर 5 बार जीवन में मैंने जॉब छोड़ने के लिए सोचा था। अंत में 5वीं बार, क्या मालूम कि पंचायत में नौकरी करी थी कि 5वीं बार में मैं
यह नौकरी छोड़ पाया। नहीं तो जो 95-96 में नौकरी लगने 5-6 साल बाद भी मैंने सोचा था, जब पिताजी का देहांत हो गया था कि घर की जिम्मेदारी आ गई है, घर में बड़ा हूँ भाई बहनों में, तब भी कुछ व्यवसाय करने का सोचा था, पर ऐसे स्थितियां बनती गई। इतने साल 35 साल करीब नौकरी करनी। शायद सभी पदों पे मैंने काम किया। मैं लेक्चरर रहा, स्कूल का परीक्षा प्रभारी रहा, क्लास टीचर भी रहा, फिजिक्स भी मैंने पर्याप्त पढ़ाई के फिजिक्स का रहा हूँ मैं, हाई स्कूल प्राचार्य रहा, हाई सेकेंडरी प्राचार्य रहा, बीओ रहा, बीआरसी रहा, डाइट में लेक्चरर रहा, डाइट का प्राचार्य रहा, सहायक संचालक रहा, जिला का परीक्षा प्रभारी रहा और अंत में जिला शिक्षा अधिकारी रहा। तो मुझे परमेश्वर ने, मेरे विभाग ने और शासन ने सब बिंदुओं पे काम करने का पूर्ण अवसर दिया। कई कलेक्टर लोगों के साथ काम किया, सबके साथ संबंध बहुत अच्छे रहे और सबसे ही कुछ न कुछ सीखना मिला, क्योंकि आईएएस की ट्रेनिंग कुछ अलग तरह की होती है, उनका सोच कुछ अलग तरह का होता है। तो उनके साथ भी पर्याप्त समय रहा और जो उनसे सीखा वो निजी जीवन में भी कहीं ना कहीं काम आता है। जब मैं 10वीं में था, आप वहाँ के प्रिंसिपल थे हमारे स्कूल के, तो मतलब वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता वहाँ पर हुई थी। उसमें मैंने स्वामी विवेकानंद से भाषण दिया था और मैं फर्स्ट आया था। तो उस टाइम आपने मुझे गिफ्ट भी दिया था एक, तो मतलब उस टाइम में भाषण में फर्स्ट आया था और आज आपके सामने मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो आप कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने पहला भाषण ही विवेकानंद जी पे दिया था, जो युवाओं के आदर्श होते हैं। क्या बोलूं कि विवेकानंद जी जैसे चरित्र को राजनीति में कर देते हैं। ये तो एक क्रांतिकारी संत रहे, युवा संत रहे, जिन्होंने धर्म को राष्ट्र से जोड़ के राष्ट्र धर्म कहा और उत्तिष्ठ जागृत, जिन्होंने समाज से कहा कि उठो और जागो, मतलब अपना काम अपन स्वयं जागृत अवस्था में करो। इसका वो अर्थ नहीं कि आप सोए हुए तो उठ जाओ। ये बहुत गूढ़ बातें हैं जो विवेकानंद जी ने युवाओं को संदेश के रूप में। सर, आज के स्टूडेंट के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मेहनत का शॉर्टकट नहीं होता, लक्ष्य तय करें। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, मैं तो क्या आपको मार्गदर्शन दूं कि लक्ष्य बड़ा रखें, तय करें और उसको प्राप्त करने के लिए भीड़ जाएं। उसके लिए जो भी करना चाहे करें। ख्याली पुलाव पकाने से पेट नहीं भरेगा, वास्तव में आपको पुलाव बनाना ही पड़ेगा और सब चीजें डालना पड़ेगी, तब पुलाव में स्वाद आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा लक्ष्य बड़ा रखें और उसको प्राप्त करने के लिए कमर कस के भिड़ जाएं। सफलता निश्चित मिलेगी। आज भी अपने देश में काम की कमी नहीं है, योग्य लोगों की भी कमी नहीं है, पर इनमें आपस में तालमेल की कमी है। तो योग्य लोग अगर सही लक्ष्य रहेंगे तो हो जाएगा। और आलसी के लिए कोई काम नहीं। मैं जिस संगठन में काम करता हूँ वो संगठन कहता है कि काम उसको दो जो फुर्सत में नहीं है। जो फुर्सत में अगर उसको काम दोगे तो काम कभी भी नहीं होगा। तो हमेशा व्यस्त रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। आप जिस संगठन में हैं, वहाँ पे भी आपका कोई मतलब क्या बोलते हैं, पदभार आपके पास है? उसमें दायित्व होते हैं, उसमें दायित्व है, तो जो भी दायित्व है उसका मेरे से जितना बनता है उतना मैं करता हूँ। और अभी मुझे उस काम में खूब मजा आता है, आनंद आता है, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है संगठन और समाज के प्रति करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप चलो, आप लोगों ने मेरे को योग्य समझा और मेरा साक्षात्कार लिया, इसके लिए मैं आप सबकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ।